हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने बुद्धि के कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। क्योंकि इस समय हमारे पास इतना ही समय है कि हम प्रश्नों के माध्यम से टॉपिक को पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आएँ। तो स्टार्ट करेंगे हम बुद्धि के प्रश्नों से। देखेंगे बुद्धि, इंटेलिजेंसी। पहला प्रश्न आपके सामने ये, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। क्या पूछा इन्होंने स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि अगर आप प्रश्न को सही पढ़ते हैं तो ये भी आप पक्की बात मानिए कि आप उत्तर भी सही पकड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रश्न को सही से पढ़ना है। क्या पूछा कि कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। देखिए, तरल क्रिस्टलीय तो आप याद रखेंगे तरल व ठोस। तरल व ठोस, तरल और ठोस को ही आप क्या बोल सकते हो, GF और GC। एक नाम और है, मैं यहाँ पर आप लोगों को साथ ही साथ में जैसे ही प्रश्न बोलेंगे तो उससे संबंधित जो भी इससे संबंधित थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट बनेगा वो भी बताते हुए चलूँगी कि यही प्रश्न नहीं हो सकता है इससे संबंधित दूसरा प्रश्न आ जाए तो हम उस पर भी ध्यान देंगे। इसे GF और GC अर्थात GFI और GCI मॉडल बोलेंगे। क्या क्या कहेंगे, जर्नल फ्लूइड इंटेलिजेंसी या जर्नल क्रिस्टल इंटेलिजेंसी। एक नाम और है इसका, क्या, द्रवीकृत और घनीभूत। क्या नाम है, द्रवीकृत और कौन सा, घनीभूत। तो ये जो द्रवीकृत, घनीभूत या GF GCI मॉडल, तरल और ठोस, ये जो सिद्धांत देने वाले थे बुद्धि का, ये देने वाले थे कैटल। पूरा नाम क्या था, RB कैटल। तो आपको ये याद हुआ तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत, और तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि का सिद्धांत देने वाले कौन, कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ध्यान रखना बच्चों, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक, तो कौन से द्विकारक दिए थे, एक दिया था सामान्य तत्व जिसको हमने बोला G कारक, और एक दिया था इन्होंने विशिष्ट तत्व जिसको हमने क्या बोला, जिसको हमने S कारक बोला। ठीक है, यानी कि जर्नल फैक्टर और स्पेसिफिक फैक्टर। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जर्नल और स्पेसिफिक कारक जो हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लें बच्चों। देखिए, क्या जानेंगे कि स्पीयरमैन, क्योंकि ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सिद्धांत है तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने तत्व बताए, 2। कौन कौन से, एक सामान्य तत्व जिसको क्या बोला, G, और एक विशिष्ट तत्व जिसको क्या बोला, S, स्पेसिफिक। अब इसके बारे में जान लें आप कि जो सामान्य तत्व था ये किसी भी कार्य में, क्या कार्य की सफलता में कितने प्रतिशत योगदान, 95, और इसका 5%। ये अर्जित और ये जन्मजात। इसको और क्या बोला, इसको स्पीयरमैन ने मानसिक ऊर्जा कहा, और क्या कहा, इसे ही कहा राजतंत्रीय सिद्धांत।
और क्या जानना है आपको? और ये जानना है जो भी काम हम इनसाइट अर्थात सूझ के माध्यम से जो भी काम हम करते हैं ना सूझ के माध्यम से, वो किस में आते हैं? वो सामान्य में ही आते हैं, सामान्य तत्व में। तो आपको याद रखना है कि स्पीयरमैन ने द्विवीय तत्व का सिद्धांत दिया या दो कारक का सिद्धांत दिया, जिसमें पहला सामान्य कारक और दूसरा विशिष्ट कारक। कार्य में 95% योगदान होता है और इसका 5% योगदान होता है। इसका संबंध विशेष तौर से ध्यान रखना बच्चों कौशलात्मक योग्यताओं से होता है, जैसे हमारा नृत्य है या संगीत है, ये कौशलात्मक योग्यता। और जो सामान्य तत्व है सभी मानसिक कार्यों में, क्या याद रखना है कि सभी मानसिक कार्यों में प्रयुक्त होता है। मैं यहाँ केवल आपको किसी भी एक प्रश्न को पढ़कर उसका उत्तर वो तो आप भी कर लेंगे। मेरा उद्देश्य तो यहाँ पर यह है कि जो जो खास चीज़ें हैं उनके बारे में आप अच्छे से जान लें कि अगर क्वेश्चन ऐसा ना आकर के दूसरी तरीके से आता है तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसे कर पाएंगे। तो ये था स्पीयरमैन का। तो अब देखेंगे कि यहाँ तो सीधा पूछा कि द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो हमने आंसर दे दिया स्पीयरमैन। अब आपसे वो ये भी पूछ सकते हैं कि स्पीयरमैन ने एक कारक जी दिया तो दूसरा कौन सा दिया, तो आप कहोगे एस। वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि मानसिक ऊर्जा स्पीयरमैन ने कौन से तत्व को कहा, तो भी आपका क्या आएगा जी कारक। राजतंत्रीय सिद्धांत किसे कहा, तो भी आपका जी कारक। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि भावात्मक बुद्धि का मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देती हूँ। भावात्मक बुद्धि समझ रहे हो आप लोग? भावात्मक बुद्धि इमोशनल इंटेलिजेंसी का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन है? यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंसी है, संवेगात्मक बुद्धि, देखिए नाम बदल सकता है, आपको कतई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। संवेगात्मक ये बुद्धि की बात कर रहे हैं। शब्दों से वो आपको डगमगाना चाहेंगे पर आपको नहीं डिगना है। मैं आपको सारे ही टॉपिक यहाँ पर करवा दूंगी इसी तरीके से। तो संवेगात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंसी या भावात्म, जिसका संबंध हृदय से होता है ना अपने, इस बुद्धि को देने वाले विद्वान कौन थे? इस बुद्धि को देने वाले थे डैनियल गोलमैन। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डैनियल गोलमैन। और डैनियल गोलमैन को ही ध्यान रखना संवेगात्मक बुद्धि का क्या माना जाता है? जनक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उस बालक की बुद्धि लब्धि होगी, यानी उस बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? अब इसके लिए बच्चों आपको सूत्र देखना पड़ेगा, जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है ना। तो आपको कितनी बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैडम समझ में नहीं आता कि मानसिक आयु ऊपर रखें या शारीरिक आयु ऊपर या मानसिक आयु। तो बच्चों मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि देखिए जो बुद्धि है, और बुद्धि हम क्या कहते हैं कि माइंड में, और माइंड कहाँ? सिर बोलते हैं ना, सिर ऊपर रहता है। तो हमेशा आपका जो कह सकते हैं सिर ऊपर रहता है यानी माइंड। तो मानसिक आयु हमेशा ऊपर होती है और शरीर आपका नीचे होता है, तो जिसे शारीरिक आयु भी बोलते हैं। तो मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु इनटू क्या हो जाएगा? 100। अगर इसे अंग्रेजी में देखें ना बेटा तो क्या कहेंगे? MA मेंटल एज अपॉन CA क्रॉनिकल एज इनटू 100। ये जो सूत्र दिया था ना बेटा, ये सूत्र दिया था किसने? टर्मन ने। आप याद रखेंगे। मैं साथ ही साथ जितनी बातें मैं यहाँ बता पाऊँगी, जितना भी बता सकती हूँ उतना मैं आपको बताऊँगी। मैक्सिमम कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे सूत्र लगा कि मूंड ऊपर और सिर नीचे, बस। जिसका मूंड ऊपर और शरीर नीचे, मूंड ऊपर और शरीर नीचे। तो आप ध्यान रखना कि मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु यानी मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज इनटू 100। तो लगा दें, अब इसको सूत्र में रख दें। तो क्या है
इस बालक की एक 10 वर्षीय बालक है जिसकी मानसिक आयु कितनी है 12। तो मानसिक आयु को ऊपर रख दें 12, नीचे क्या रख दें 10 क्योंकि 10 वर्षीय बालक है तो ये उसकी क्या है शारीरिक आयु, इनटू क्या कर देंगे 100, काट दे सीधा अपना वही पहले वाला तरीका 10 ढाई 100 और 10 को 12 से गुना करेंगे तो कितने आ जाएंगे 120। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा 120। ठीक है, ऐसे ही लगाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंसी है ना, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो बहुबुद्धि का सिद्धांत देने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? वो थे हावर्ड गार्डनर, जिसको अपन क्या बोलते हैं एच गार्डनर, हावर्ड गार्डनर ने, ध्यान रखना बच्चों, बुद्धि की कितनी श्रेणी बताई थी 9। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ऊपर चल के थोड़ी जो जगह खाली है वहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर इसको अपन यहाँ से क्लोज कर देते हैं और बात करेंगे एच गार्डनर की। बहुत इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। तो गार्डनर ने बुद्धि की कितनी श्रेणी बताई 9 श्रेणी में उन्होंने कौन कौन सी श्रेणियां बताई ये भी मैं आपको अभी याद करवा देती हूँ। बुद्धि की कितनी श्रेणियां बताई 9, ये बता दी बुद्धि की 9 श्रेणियां। शुद्ध रूप से इसकी बुद्धि की जो 7 थी और 2 बाद में जोड़ी थी इन्होंने, कौन सी 2 जो बाद में जोड़ी थी रॉबर्ट स्लाविन की सहायता से, वो जोड़ी थी इन्होंने। एक तो जोड़ी थी 1998 में, तो जोड़ी थी इन्होंने प्रकृतिवादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? प्रकृतिवादी बुद्धि। और 2000 में इन्होंने जोड़ी थी अस्तित्ववादी बुद्धि, ठीक है, ये दो। अब एक बार हम 9 बुद्धि, क्योंकि कई बार सवाल आता है कि कौन सी बुद्धि इसमें सम्मिलित नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेंगे। पहली बुद्धि तार्किक, यानी जो गणितज्ञ लोग होते हैं ना, उसमें कौन सी बुद्धि? तार्किक बुद्धि। दूसरी बुद्धि भाषाई बुद्धि, जिसमें शब्दों का बोलने का बहुत अच्छा कला होती है ना, तो वो होती है भाषाई बुद्धि। अब 3 बुद्धि आप से नाम से याद रख लेना, ये आपको एक तरीका हो जाएगा याद करने का। क्या? संगीतात्मक बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि, अर्थात जिन लोगों में लय ताल आदि के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी होती है, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? संगीतात्मक बुद्धि। अपने, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लता मंगेशकर आदि इसी में आएगी। चौथे में शारीरिक गति बुद्धि, शारीरिक गति बुद्धि, क्या? जिसमें शरीर में बहुत अच्छी लोचशीलता होती है। जिम्नास्टिक, धावक, दौड़ने वाले खिलाड़ी, इनमें कौन सी बुद्धि होती है? जिनमें शरीर की बहुत अच्छी लोचशीलता होती है, शरीर को अच्छे से फ्लेक्सिबल होता है इन लोगों का शरीर, उनमें कौन सी बुद्धि? शारीरिक गति बुद्धि। पांचवी बुद्धि कौन सी आ जाएगी? 5वीं बुद्धि आएगी अपनी स्थानिक बुद्धि। मैं आपको तरीका बता दूंगी यही 9 बुद्धि याद करने का। स्थानिक बुद्धि ये दिशा संबंधी, इसे अपन एक नाम और दे सकते हैं देशिक। जो इंटीरियर डिजाइनर और जो अपने ये होते हैं ना नौ चालक वगैरह, इनमें स्थानिक या देशिक दिशाओं का ज्ञान बहुत अच्छा होता है। जो नक्शा वगैरह बनाते हैं, जैसे कई बार पूछा है ना कि विद्याधर शास्त्री जिसने जयपुर नगर का नक्शा बनाया था, तो कौन सी बुद्धि उसमें बेटा स्थानिक बुद्धि मिलेगी, है ना। और छठी, ये 2 बहुत ही, छठी और 7वीं बहुत अच्छी बुद्धि हो जाएंगी। छठी जो बुद्धि होगी वो आपकी कह सकते हैं अंतः व्यक्तिगत बुद्धि। जो लोग बच्चा खुद को बहुत अच्छे से जानने वाले होते हैं ना, जैसे कौन? साधु, महात्मा, संत, पुजारी, पैगंबर आदि, इनमें कौन सी बुद्धि मिलती है? अंतः व्यक्तिक।
तो अंतः व्यक्तिगत बुद्धि आपको अगर नहीं समझ में आए तो इसको थोड़ा सा अंग्रेजी से याद रखना बेटा, INTRA, इंट्रा शब्द, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस जो होती है वो अंतः व्यक्तिगत, जैसे साधु महात्मा आदि जो होते हैं। और सातवीं बुद्धि, सातवीं जो बुद्धि है वो है अपनी कौन सी, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। अंतर व्यक्तिगत का आप अंग्रेजी में थोड़ा सा ध्यान देना, इंटरपर्सनल, INTER, ये इंटर है जो दूसरों को जानने वाले, जैसे मनोचिकित्सक हैं, विक्रेता हैं, बेचने वाले नहीं होते, फेरी वाले, बहुत अच्छे से समझ जाते हैं दूसरे के बारे में कि ये क्या लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। तो इनमें कौन सी बुद्धि पाई जाएगी, अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। और देखो ये अपनी कौन सी थी, आठवीं बुद्धि, कौन सी, प्रकृतिवादी बुद्धि। ये आ गई अपनी प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृति के प्रति बहुत प्रकृति प्रेमी होते हैं कौन, जैसे किसान, शिकारी, भूगोलवेता, और जो ये घूमने वाले होते हैं पर्यटक वगैरह, ये भी इसी में आते हैं। तो प्रकृतिवादी बुद्धि। और नौवीं बुद्धि जो है वो अपनी कौन सी, ये वाली ही 2000 में जो जुड़ी थी, कौन सी, अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्व अर्थात ये चिंतक होते हैं, जैसे आत्मा, परमात्मा, मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती होगी, ऐसी बातों के बारे में जानने वाले लोग जो होते हैं ना, ये अस्तित्ववादी बुद्धि में आएंगे। तो देखो मैंने आपको 9 बुद्धि यहीं के यहीं बता दी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है। तो आप कैसे याद रखेंगे, देखो एक गणित पढ़ते हैं और एक भाषा, आप शुरू में पढ़ते हो ना, तो एक तार्किक बुद्धि और एक भाषाई, 3 नाम स वाले ले लेना, संगीतात्मक, शारीरिक गति और स्थानिक। और बेटा ये 2 तो आपको याद रखनी ही रखनी है, अंतः और अंतर। अंतः मतलब खुद को जानना और अंतर मतलब दूसरे को जानना। और लास्ट में 2 जुड़ी थी, कौन सी, प्रकृतिवादी और अस्तित्ववादी बुद्धि। हो गई आपकी बुद्धि के 9 प्रकार। तो देखेंगे अब आगे चल के। यहाँ पर बस इतना पूछा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, तो हार्वर्ड गार्डनर दिया। एक बात और याद रखेंगे, हार्वर्ड गार्डनर ने स्पीयरमैन की तरह G या S ऐसे किसी को महत्व नहीं दिया। इन्होंने सभी, इसने G कारक की आलोचना की और इसने क्या किया, इसने सभी अपने बुद्धि की श्रेणियों को समान महत्व दिया। तो आपका कहीं ना कहीं बुद्धि का कंप्लीट बहुबुद्धि का सिद्धांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन बोले तो परफॉर्मेंस बेस। तो ध्यान रखना, बुद्धि का निष्पादन परीक्षण कौन सा, भाटिया परीक्षण है, जिसमें 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए था। तो ध्यान रखना, भाटिया बैटरी परीक्षण। नेक्स्ट, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग के मापन के लिए किया जाता है। तो ये तो बहुत ही सरल प्रश्न पूछ लिया। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो परीक्षण था वो किसके लिए था, बुद्धि के परीक्षण के लिए था। तो ध्यान रखना, बुद्धि परीक्षण के मापन के लिए था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा, ये मैं इसलिए पढ़ रही हूँ बेटा, आप लोगों को भी प्रश्न की भाषा बहुत अच्छे से पढ़नी है, तो उत्तर की सही होने की संभावना पूरी हो जाती है, क्योंकि सही पढ़ोगे तो सही उत्तर दोगे, बात सही समझ में आएगी। तो किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, बुद्धि परीक्षण का निर्माण। तो बुद्धि परीक्षणों के जो निर्माण किया था वो बिने, और बिने के बारे में मैं और आपको 2 बातें बता देती हूँ। बिने जो थे, इनका पूरा नाम था अल्फ्रेड बिने। 1905 में इन्होंने प्रथम मानकीकृत परीक्षण किए थे, और बुद्धि परीक्षणों का क्या कहलाता है, जनक भी यही कहलाते हैं। और एक बात याद रखेंगे, जब हम सूत्र पढ़ते हैं तो उनमें एक शब्द पढ़ते हैं मानसिक आयु। तो ध्यान रखना आप, मानसिक आयु शब्द देने वाले भी कौन थे, अल्फ्रेड बिने। बुद्धि परीक्षणों का जनक
फ्रांस के रहने वाले थे। प्रथम मानकीकृत परीक्षण किए थे 1905 में किए थे। और मानसिक आयु शब्द भी किसने दिया था? अल्फ्रेड बिने ने दिया था। तो मैंने एक साथ इसके साथ 3 बातें आपको बता दी है। यहाँ पर केवल इतना पूछा है कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किए गए, तो आप याद रखेंगे अल्फ्रेड बिने। कब किए बुद्धि परीक्षण? 1905 में सबसे पहले व्यक्तिगत परीक्षण। और मानसिक आयु शब्द भी किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि मेयर एवं सलावे या साल्वे एक ही बात है, सलोवी कह दो साल्वे कह दो एक ही बात है। मेयर एवं सलावे के अनुसार कौन सा क्षेत्र संवेगात्मक, वही इमोशनल इंटेलिजेंसी की बात कर रहे हैं कि संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है, संवेगों का, भावनाओं की बात कर रहे हैं। तो भावनाओं को अनुभव करना ये बिल्कुल होता है, भावनाओं को विचारों में एकीकृत करना बिल्कुल होता है, भावनाओं को दमित करना नहीं बेटा, भावनाओं को दमित करना नहीं होता है, संवेगों को पहचानना होता है, दमित करना कभी भी नहीं होता। तो इसमें राइट आंसर ये हो जाएगा। एक और पढ़ लेते हैं, भावनाओं को प्रबंधित करना, बिल्कुल मैनेजमेंट करना भी होता है भावनाओं का, कहीं ना कहीं इमोशंस को अपन को बैलेंस भी करना होता है। तो ये क्या पूछा इन्होंने कि मेयर और सलावे के अनुसार कौन सा क्षेत्र संवेगात्मक बुद्धि का नहीं है? तो ये नहीं है, बाकी ये भी है, ये भी है और आपका ये भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से इमोशनल इंटेलिजेंसी वही संवेगात्मक बुद्धि या भावात्मक बुद्धि, पुस्तक के लेखक कौन है? इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक कौन? इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक के लेखक है आपके कौन? डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि का जनक भी कौन है? डेनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 10 और ये आपका आ गया 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन, गोलमैन कौन? वही डेनियल गोलमैन। गोलमैन के अनुसार भावात्मक बुद्धि के कितने भाग होते हैं? तो कितने भाग होते हैं? ध्यान रखें आप कि भावात्मक बुद्धि के 5 भाग होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि 5 भाग, 5 तो आपको याद रखना ही है, ये तो एक सामान्य प्रश्न हो गया कि कितने भाग होते हैं, किसके अनुसार? डेनियल गोलमैन के अनुसार। भावात्मक बुद्धि के या संवेगात्मक बुद्धि के या इमोशनल इंटेलिजेंसी के कितने पार्ट? 5 पार्ट। कौन कौन से मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि ये मैंने मार्क कर दिया है भावात्मक बुद्धि, और इसके ये भाग को मैं यहाँ पर ले जा रही हूँ और मैं अब आपको बता रही हूँ कि 5 भाग कौन कौन से। पहला भाग है इसका, बोलते हैं आत्म जागरूकता। आपको याद रखना है क्योंकि ये सीक्वेंस भी लगवा लेते हैं। दूसरा आपका आएगा आत्मनियंत्रण। तीसरा आपका आएगा आत्म अभिप्रेरणा। ध्यान रखना संवेगात्मक बुद्धि की क्या मानी जाती है? ये आत्मा अभिप्रेरणा है ना, आत्मा। और चौथा जो आएगा वो आएगा आपका परानुभूति। और जो 5वां आएगा, यहाँ लिख रही हूँ, 5वां आएगा आपका सामाजिक जागरूकता। तो ये 5 भाग आपको याद करने पड़ेंगे। और मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये जो आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण और आत्म अभिप्रेरणा, ये एक प्रकार से जो अभी हमने पढ़ी है ना, क्या बुद्धि की 9 श्रेणियाँ, उसमें अंतः व्यक्तिगत बुद्धि से संबंधित आएगा। और लास्ट के जो 2 होंगे वो आपके अंतर व्यक्तिगत बुद्धि से संबंधित होंगे, अगर पूछ ले कहीं एग्जामिनर। और 5 ये भाग हो गए, आत्म जागरूकता, आत्मनियंत्रण, आत्माभिप्रेरणा, परानुभूति और सामाजिक जागरूकता। तो कितने आपको साथ ही साथ नाम भी पता चल गए। नेक्स्ट है आपका फ्रेम्स ऑफ माइंड, द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, पुस्तक के रचयिता। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दी थी? गार्डनर ने। ये आ गया अपना H गार्डनर। मल्टीपल इंटेलिजेंसी की बात जिसने बुद्धि की कितनी श्रेणियां बताई थी? 9 श्रेणियां बताई थी ना बुद्धि की गार्डनर ने।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एच गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से, ये बच्चा मैं स्टार दे रही हूँ इसको, ये एक हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, आपको अच्छे से याद रखना, इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से देखना। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत की श्रेणी में नहीं आता? अब आप सोच रहे होंगे कि मैम हमने तो ये कहीं पढ़ा नहीं इस तरीके का। हाँ बेटा, ये बहुत कम किताबों में देखने को मिलता है, पर चूंकि मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर डाला है आपको ये बताने के लिए कि इसको और अधिक एक्सप्लेन मैं यहाँ पे कर देती हूँ। देखिए, बुद्धि के जो सिद्धांत है ना, उन्हें हम 2 भागों में बांट देंगे। कितने भागों में बांट देंगे? 2 में। 2 में बांटेंगे तो एक को तो हम क्या बोलेंगे? एक को हम बोलेंगे कारकीय सिद्धांत। कारकीय सिद्धांत को आप और क्या बोल सकते हो? मनोगतिक भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? मनोगतिक। और जो दूसरा सिद्धांत बोलते हैं उन्हें बोलते हैं प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। बहुत सारे सिद्धांत पढ़े हैं ना हमने बुद्धि के। प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, जिसमें मेंटली प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है, वो प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत कहलाते हैं। या फिर आप इन्हें क्या कह सकते हो? एक नाम और दे सकते हो, सूचना प्रक्रम। प्रोसेसिंग से रिलेटेड, मतलब जिनमें तत्वों की बात आती है, जिनमें कारकों की बात आती है, वो तो कौन से हो गए? कारकीय। जैसे 1 तत्व 2 तत्व, ये तो कारकीय में आ जाएगा। और जिसमें प्रोसेसिंग, जैसे बुद्धि का पॉस मॉडल वगैरह है, तो ये प्रक्रिया उन्मुखी में। तो देखिए, कैटल व हॉर्न का जो सिद्धांत था ये प्रक्रिया उन्मुखी में आता है, स्टर्नबर्ग का प्रक्रिया उन्मुखी में आता है, जैनसन का प्रक्रिया। लेकिन देखो स्पीयरमैन, मैंने कहा ना तत्वों की बात करता है, तो स्पीयरमैन तत्वों की, तो कौन सा श्रेणी में नहीं आता? क्या बोला? प्रक्रिया उन्मुखी श्रेणी में नहीं आता। तो ये नहीं आता, क्योंकि ये तो किस में आता है? ये तत्वों में आता है, कारक में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पीयरमैन का सिद्धांत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या थ्रस्टन का भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है? कौन सा सिद्धांत दिया था? समूह तत्व का सिद्धांत का एक तत्व नहीं है। इन्होंने बच्चों कुल जो दी थी वो 7 मूल तत्व दिए थे, जिसे क्या नाम दिया गया था? PMA, यानी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राथमिक मानसिक योग्यता। तो ध्यान रखना, इसमें इन्होंने शाब्दिक भी दिया था, इन्होंने शब्द भी दिया था, इन्होंने तार्किक भी दिया था, लेकिन कहीं पर भी जब आप पूरे सिद्धांत को पढ़ोगे तो प्रतीकात्मक योग्यता इन्होंने नहीं दी थी। इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? प्रतीकात्मक योग्यता। अभी समय कम है, क्योंकि मैं तो चाह रही थी कि बहुत लंबी वीडियो बच जाएगी, सबको इनको एक्सप्लेन करूँगी। इन्होंने साथ है, फिर भी मैं थोड़ा सा ओरली बोल देती हूँ आपके लिए। एक शाब्दिक योग्यता दिया था, एक शब्द प्रवाह दिया था, एक इन्होंने स्थानिक योग्यता स्पेटल जो जिसको बोलते हैं, और एक इन्होंने आंकिक या न्यूमेरिकल योग्यता दिया था, और एक इन्होंने स्मृति यानी मेमोरी दिया था, और एक इन्होंने तार्किक यानी कि रीजनिंग दिया था, और एक इन्होंने प्रत्यक्षात्मक यानी प्रेसिपटल दिया था। लेकिन कहीं पर भी इसकी बात नहीं होती है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? प्रतीकात्मक योग्यता। ये सब दिए थे इन्होंने, ये भी दिया था, ये भी दिया था, लेकिन ये वाला नहीं दिया था, इसलिए प्रतीकात्मक योग्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आयाम, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था ना, किसने? JP गिलफोर्ड ने। तो क्या पूछा? निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आयाम JP गिलफोर्ड द्वारा नहीं दिया गया? तो देखिए, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, उसको आप कह सकते हैं याद रखने के लिए OCP थ्योरी। OCP थ्योरी का मतलब, O का मतलब आप ऑपरेशनल समझेंगे, मतलब संक्रियाएं। C का मतलब आप कंटेंट समझेंगे, मतलब विषय वस्तु। P का मतलब आप प्रोडक्ट समझेंगे, यानी उत्पाद। तो क्या पूछा कि JP गिलफोर्ड द्वारा नहीं दिया गया? तो देखिए, ये भी आ गया, विषय वस्तु भी आ गया, उत्पाद भी आ गया। तो क्या नहीं दिया? JP गिलफोर्ड ने प्रणाली नहीं दी। उन्होंने 3 आयामों में बुद्धि की जटिल व्याख्या की थी ना, पढ़ा होगा ना आपने।
तो इन्होंने बुद्धि की त्रिआयामी में प्रणाली को नहीं दिया, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, प्रणाली। नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन, यह विश्वास की बुद्धि एक सामान्य मानसिक योग्यता है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का परिणाम है। सामान्य मानसिक, अभी पहले क्वेश्चन में पहले या दूसरे में ही पढ़ के आए हैं, सामान्य मानसिक योग्यता और विशिष्ट मानसिक योग्यता किसने दिया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिने ने तो एक ही बताया एक तत्व का, गार्डनर ने 9 बताया, स्टर्नबर्ग ने 3 बताया, लेकिन सामान्य और विशिष्ट तत्व जी और एस तत्व की बात किसने की थी, स्पीयरमैन ने। यहाँ पर केवल इन्होंने पूछा सामान्य मानसिक योग्यता निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के कार्य का, तो किसका है, स्पीयरमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, देखिए जो इमोशनल इंटेलिजेंस के जनक थे कौन, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस कौन, डैनियल गोलमैन, क्योंकि यही तो जनक थे। तो इनकी पुस्तक का नाम क्या था, वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। तो ये है इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु विमा का हिस्सा नहीं है। देखिए इन्होंने 3 विमा बताई, एक विषय वस्तु बताया, एक कंटेंट बताया, कंटेंट मतलब विषय वस्तु, एक इन्होंने संक्रिया बताई और एक इन्होंने क्या बताया, एक इन्होंने उत्पाद बताया। अब ये पूछना चाह रहे हैं, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें एक तो संरचना में इन्होंने की थी जटिल व्याख्या, एक तो इन्होंने बताया संक्रिया, एक इन्होंने बताया विषय वस्तु और एक इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था उत्पाद। अब इनके अलग अलग तत्व बताए, तो ये अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में ये पूछना चाह रहे हैं कि किस में, देखो शुरुआत में इसके इन्होंने बताए थे 5 तत्व, इसके बताए थे इन्होंने 4 तत्व और इसके बताए थे 6, तो 5 चौके 20 और 20 छिके 120, कुल तत्व जो थे मूल रूप से इन्होंने कितने बताए थे, 120। अब ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या पूछना चाह रहे हैं, देखो विषय वस्तु में कौन सा नहीं आता। तो बच्चों अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव तो मैं कर नहीं पा रही हूँ, कि मेरा मन तो बहुत कर रहा है कि मैं आपको यहाँ पर सारा एक्सप्लेनेशन कर दूँ, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जानकारी तो मैं आपको यहाँ दे देती हूँ कि इन्होंने संक्रिया में 5 तत्व बताए थे। और अली आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, 2x पे करके सुनने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सुनिए, क्योंकि ये अगर आप सुन लोगे तो आप 2 से 3 प्रश्न इसी सिद्धांत से ज़्यादा सही कर पाएंगे। संक्रिया में उन्होंने 5 बताए। पहला क्या बताया उन्होंने, पहला उन्होंने बताया कि ज्ञान के बाद उन्होंने ज्ञान कहाँ स्टोर होता है, स्मृति में। फिर 2 चिंतन की बात की, अभिसारी और अपसारी, और एक बताया उन्होंने मूल्यांकन। ये 5 तत्व तो उन्होंने किस में बताए, संक्रिया में। फिर उन्हें विषय वस्तु में उन्होंने बताया संकेत, उन्होंने बताया आकृति, उन्होंने बताया भाषा और उन्होंने बताया व्यवहार। तो देखो अब आप विषय वस्तु का विमा का नहीं है, मैंने कहा कि इन्होंने आकृति बताया, इन्होंने संकेत भी बताया, इन्होंने शाब्दिक भी बताया, लेकिन जो संज्ञान है, संज्ञान किसका हिस्सा है, संज्ञान तो मानसिक संक्रिया का हिस्सा था, तो विषय वस्तु का विमा का हिस्सा कौन नहीं होगा, संज्ञान। आप थोड़ा बताना, अगर आप बुद्धि से कुछ जानना और चाहते हैं तो मैं एक वीडियो भी बना कर डाल दूंगी आपको लेके बुद्धि के सिद्धांतों की, वो आप मुझे बताएंगे तो ही मैं अभी फ़िलहाल ये समझ रही हूँ कि आपने ये टॉपिक कर रखे हैं, इसलिए मैं केवल आपको यहाँ पर क्वेश्चंस ही बता पा रही हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे कि विषय वस्तु विमा का हिस्सा जो नहीं है वो संज्ञान है, क्योंकि संज्ञान किसका हिस्सा है, मानसिक संक्रिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार का परीक्षण है। तो कैटल का संस्कृति मुक्त कैसे याद रखोगे बच्चों, इसमें थोड़ा सा आपको देखो, 1-2 तरीके होते हैं, एक तो आप रटोगे तो भूल जाओगे, क्योंकि आप स्मृति स्तर के बालक थोड़ी ना है, तो आप समझेंगे। अब थोड़ा सा कुछ मैं ऑफलाइन क्लासेज में तो बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन करती हूँ, पर कोशिश करूँगी कि मैं आपको यहाँ पर भी थोड़ा बता पाऊँ।
अब कैटल, हालांकि ये एक आदमी है, कैटल मनुष्य है, लेकिन हम समझने के लिए इसे समझेंगे कि कैटल को अपन ये समझ सकते हैं पशु। पशु हमेशा बच्चों किस में रहता है? समूह में रहता है, ठीक है। और जो पशु होते हैं वो अपन इंसानों की तरह बोलते नहीं है ना, क्या कहे? बोलते नहीं है। तो आपका आ जाएगा कैटल। कैटल एक सामूहिक परीक्षण, समूह में रहता है तो सामूहिक। और कैटल बोलते नहीं है तो ये कैसा परीक्षण कहलाएगा? सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। तो ढूंढे कहाँ पर है? व्यक्तिगत शाब्दिक नहीं हो सकता, सामूहिक शाब्दिक नहीं, क्योंकि हमने क्या कहा? कैटल बोले तो पशु, और पशु समूह में रहते हैं, नहीं हो सकता। हाँ, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अशाब्दिक परीक्षण। और अगर इसमें सामूहिक और जोड़ देते तो हमारा और ज़्यादा सुंदर उत्तर हो जाता। ये लो, सामूहिक हमने जोड़ दिया। अब वो आपसे किसी भी तरह के, तो कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट एक कैसा परीक्षण है? सामूहिक अशाब्दिक परीक्षण। यहाँ सामूहिक शब्द नहीं था, केवल अशाब्दिक था, तो हमने राइट आंसर कर दिया अशाब्दिक परीक्षण। तो यहाँ आज वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं 19 प्रश्न ही रख रही हूँ बेटा। बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले जो प्रश्न होंगे वो करवाऊँगी।